तो पाकिस्तानियों को उनके मुल्क का हाल पता है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी अपने देश की हैसियत जानते हैं। अगर कोई अनजान है तो वो है पाकिस्तान के हुक्मरान, जो भारत की बढ़ती ताकत को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। एक पाकिस्तानी अखबार ने अब शहबाज सरकार को खबरदार किया है। इस्लामाबाद से छपने वाले एक अखबार फ्राइडे टाइम्स में भारत की तारीफ करते हुए एक आर्टिकल लिखा गया है। क्या है उस आर्टिकल की मुख्य बातें, आइए जानते हैं। उस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान को यह डर है कि अगर मोदी सरकार दोबारा आ गई तो इस्लामाबाद की शामत आ जाएगी। यह भी बताया गया है उसमें कि 2024 में मोदी फिर आए तो भारत ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन पाकिस्तान की दुर्दशा पहले से ज्यादा बढ़ेगी। पाकिस्तानी अखबार में बताया गया है कि दोनों देशों के बीच ताकत का अंतर हर दिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानियों को आने वाले दिनों में पीओके पर भारत की तरफ से आक्रामक रुख अपनाए जाने का डर है। एक बड़ी बात यह भी बताई गई है कि 44वें नंबर की इकोनॉमी वाला मुल्क पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के साथ निपटने में सक्षम नहीं है। पाकिस्तान को आईना दिखाने वाले आर्टिकल में आईएमएफ के लोन का भी जिक्र है। एक्सपर्ट ने लिखा है कि 3 बिलियन के लोन के साथ दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान पर भरोसा क्यों करेगा। और आखिर में यह भी बताया गया कि भारत विकास, एफडीआई, शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से काफी आगे है। तो कोई ये कैसे उम्मीद कर सकता है कि भारत पाकिस्तान को सीरियसली ले। इसका मतलब है कि मौजूदा समय में भारत और पाकिस्तान के बीच हर क्षेत्र में बड़ा अंतर है। भारत के आगे पाकिस्तान कहीं भी खड़े होने लायक नहीं बचा है। देशहित की चौथी खबर सुनकर भी पाकिस्तान का कष्ट और बढ़ेगा, क्योंकि मोदी और पुतिन मिलकर भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाली डील करने जा रहे हैं। एयरफोर्स के पास सुखोई और मिग जैसे फाइटर जेट्स हैं। इन्हें भारतीय एयरफोर्स का बैकबोन माना जाता है। इनकी ताकत से दुश्मनों के बीच भारत का डर बढ़ता है और अब इन लड़ाकू विमानों को देश में ही ताकतवर बनाया जा सकता है। फाइटर जेट पर नई डील से होने वाले फायदे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में समझिए। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों के लिए बड़ा फैसला होने वाला है। अब भारतीय वायुसेना के रूसी मूल के जेट्स को अपग्रेड, मरम्मत या ओवरहाल की सुविधा पूरी तरह भारत में ही मिलेगी। नासिक में मौजूद एयरक्राफ्ट निर्माण और मरम्मत के प्लांट को इन सुविधाओं से लैस करने के लिए भारत और रूस के बीच बातचीत चल रही है। इस सुविधा का इस्तेमाल आसपास के उन देशों की वायुसेनाएं भी कर सकेंगी जिनके पास रूसी मूल के फाइटर जेट्स हैं। इस योजना के पूरा होने से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के रखरखाव के खर्च में भी कमी आएगी और समय की भी बचत होगी। भारतीय वायुसेना में रूसी मूल के फाइटर जेट्स की तादाद सैकड़ों में है और अगर भारत और रूस के बीच में समझौता हो गया तो इन सारे फाइटर जेट्स का रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉल, अपग्रेड सब कुछ भारत में ही हो जाएगा। भविष्य में इस फैसिलिटी को दूसरे देशों की वायुसेनाओं के लिए भी खोला जा सकता है। यानी अगर दोनों देशों के बीच बात बन गई तो नासिक का ये प्लांट एशिया में फाइटर जेट्स की एक बड़ी फैसिलिटी बनकर उभर सकता है। इससे भारत को तकनीकी और आर्थिक दोनों ही तौर पर बहुत फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक नासिक में मौजूद प्लांट को रूस से तकनीक और दूसरी सहायताएं दी जाएंगी ताकि वो वायुसेना के जेट्स की मरम्मत, अपग्रेड या ओवरहाल के काम को कर सके। नासिक का यह प्लांट भारत और रूस के समझौते के बाद 1964 में मिग 21 जेट्स के उत्पादन के लिए बनाया गया था। बाद में यहीं भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI जेट्स भी बनाए गए। भारतीय वायुसेना में रूसी मूल के मिग 21, मिग 29 और सुखोई 30 जेट्स हैं और इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। इन्हें मरम्मत, ओवरहॉल या अपग्रेड के लिए कई बार रूस भेजना पड़ता था, जिसमें समय और पैसा दोनों ही ज्यादा लगता था। नासिक में ये सुविधा बनने के बाद दोनों की ही बचत होगी। जिन विमानों के मेंटेनेंस पर फैसला हो रहा है वो भारतीय वायुसेना में बड़ी तादाद में हैं और बड़ा रोल भी निभाते हैं। भारतीय वायुसेना में सुखोई 30 MKI 250 से भी ज्यादा है। मिग 21 फाइटर जेट्स 50 से अधिक हैं। इसके अलावा वायुसेना और नौसेना को मिलाकर लगभग 90 मिग 29 लड़ाकू विमान हैं। भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक और मल्टी रोल फाइटर्स में से एक है सुखोई 30 MKI। पिछले महीने ही सुखोई फाइटर जेट्स ने 8 घंटे लंबे मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया और एक ही मिशन में हिंद महासागर के बड़े इलाके में अपनी मुहिम को अंजाम दिया।
दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन को सुखोई से लॉन्च किया जा सकता है। सुखोई एक बार में 3200 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। दक्षिण भारत के तंजावुर में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट्स की 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं, जो हिंद महासागर के इलाके में दुश्मनों के लिए मुसीबत बन सकती हैं। और इन फाइटर जेट्स की ताकत बढ़ाने का काम अब मेक इन इंडिया के तहत देश में ही होगा। इस प्लांट से रूसी मूल के जेट्स ऑपरेट करने वाले भारत के करीबी देशों को भी फायदा होगा। अफ्रीका और एशिया के कई देश MiG-21, MiG-29 और सुखोई जेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनकी सार संभाल और अपग्रेड के लिए भी उन्हें रूस भेजना होता है। नासिक के प्लांट को इस तरह विकसित करने पर काम चल रहा है कि भारतीय वायुसेना के जेट्स के बाद वहां दूसरे देशों की वायुसेनाओं के जेट्स भी लाए जा सकें। इससे भारत रक्षा की एक और क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरेगा और देश को आर्थिक फायदा भी होगा। पूर्वी एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए भी रूस के बजाय भारत आना ज्यादा सस्ता पड़ेगा। भारत अब अपना हर रक्षा सौदा मेक इन इंडिया के तहत कर रहा है, यानी देश की हिफाजत की जरूरत का हर सामान अब देश में ही बनाया जाएगा। भारत के रूस के साथ जो भी सौदे हो रहे हैं उसमें साझा उत्पादन के बाद उसके निर्यात का भी प्रावधान है। ब्रह्मोस इस बिजनेस मॉडल का बहुत कामयाब उदाहरण है। भारत और रूस के बीच भविष्य में ऐसे कई कामयाब उदाहरण आने वाले हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। देशहित में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सीधी में एक शर्मनाक घटना हुई और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना के पीड़ित के पांव धोकर दाग को धोने की कोशिश की। सीएम ने पीड़ित को सुदामा और अपना दोस्त बताया तो विपक्ष ने इसे नाटक घोषित कर दिया। सवाल है कि सरकार के इस प्रायश्चित से क्या उत्पीड़न के दाग धुल गए, खास तौर पर तब जबकि देश में इस वक्त माहौल चुनावी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको कृष्ण और सुदामा का किस्सा याद आ गया होगा। द्वापर युग में मित्रता के लिए श्री कृष्ण ने अपने राजमहल में अपने मित्र सुदामा के पैर धोए थे। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक आदिवासी समाज के शख्स के पैर धो रहे हैं। इसके जरिए पश्चाताप की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके राज्य में एक आदिवासी समाज के शख्स का अपमान हुआ है और दशमत पर पेशाब करने वाले शख्स के बीजेपी से जुड़े होने के आरोप भी लग रहे हैं। हम आपको बताएंगे दशमत का अपमान करने वाले शख्स को क्या क्या सजाएं दी जा चुकी हैं। लेकिन पहले देखिए जिस आदिवासी शख्स के साथ ये शर्मनाक घटना हुई उसका सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस तरह किया। शिवराज सिंह चौहान ने पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी दशमत को अपने घर बुलाया। मुख्यमंत्री दशमत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर आए। मुख्यमंत्री के आवास में एक जगह अहिल्याबाई होलकर के स्टैच्यू के सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थी। एक कुर्सी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशमत को बिठाया। सामने 2 चौकियां रखी थीं। उनमें से एक चौकी खींचकर शिवराज सिंह चौहान उस पर बैठ गए। दूसरी चौकी में शिवराज सिंह चौहान ने पानी की परात रखी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने दशमत के पैरों को उठाकर परात पर रखने की कोशिश की। आदिवासी समाज के दशमत ने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा करने से मना किया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान नहीं माने और दशमत को भी मुख्यमंत्री के आग्रह के सामने सरेंडर करना पड़ा। दशमत के पैर मुख्यमंत्री ने परात में रखकर धोने शुरू किए। पहले एक पैर धुला, फिर दूसरा पैर भी अपने हाथों से धुला। जिस दशमत के ऊपर सड़क पर पेशाब की गई थी उस दशमत के पांवों को मुख्यमंत्री निवास में खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से पखार रहे थे। दशमत के पैर धोने के बाद मुख्यमंत्री ने हाथ को माथे पर भी लगाया। इसके बाद पूजा की एक थाली लाई गई। मुख्यमंत्री ने दशमत के माथे पर तिलक किया, अक्षत भी लगाया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दशमत को माला पहनाकर उसका सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने दशमत को एक शॉल ओढ़ाया। दशमत चुपचाप बैठकर इस सम्मान को स्वीकार कर रहे थे। उम्मीद नहीं होगी जिस राज्य में उनका सबसे बड़ा अपमान हुआ वहां इस तरह का सम्मान भी मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने दशमत के हाथ में नारियल रखा। विघ्न विनाशक गणपति की प्रतिमा भी उपहार स्वरूप दी। दशमत को कपड़ों का एक सेट भी दिया गया और आखिर में मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से मिठाई भी खिलाई।
मुख्यमंत्री अपने राज्य में हुए एक आदिवासी समाज के शख्स के अपमान पर पश्चाताप कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने दशमत से इस कांड के लिए माफी भी मांगी। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, मैं माफी चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशमत से संवाद भी किया, जिसमें मुख्य रूप से दशमत के घर चलाने का साधन पूछा गया और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है या नहीं मिलता, इसकी जानकारी ली गई। शिवराज सिंह चौहान ने दशमत को सुदामा कहा और दशमत को अपना दोस्त बना लिया। सुनिए पेशाब कांड के पीड़ित दशमत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूरा संवाद। राशन मिलता है, मिल जाता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको वजीफा मिलता है और कोई परेशानी कर क्या करते हैं आप? मंडी में, हाँ कुबेरी में मंडी है। वो धोने का काम करते, लाने देने। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, मैं माफी चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे। अपना नाश्ता चलो क्योंकि जिस प्रवेश शुक्ला ने दशमत के ऊपर पेशाब की थी, उसके बीजेपी से जुड़े होने की बात सामने आ रही है और विपक्षी पार्टियों ने इसे बड़ा मुद्दा भी बना दिया है। पीड़ित आदिवासी युवक को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने पैर धोए, माफी मांगी और पीड़ित को सुदामा की संज्ञा भी दी। इस हमदर्दी से सरकार का डैमेज कितना कंट्रोल होता है, ये देखना होगा। सच्चाई यही है कि चुनावी साल में पेशाब कांड के तौर पर विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा आया था। गलती एक शख्स ने की थी, निशाने पर पूरी बीजेपी आ गई थी। यही वजह है बीजेपी नेताओं ने भी इस घटना की कड़ी निंदा शुरू कर दी। हमारे देश के किसी कोने में ऐसी घटना हो, उस व्यक्ति को सख्त से सख्त दंड दिया जाना चाहिए। जब ऐसी घटना होती है, कोई किसी पार्टी का नहीं होता, कोई किसी दल का नहीं होता, ये मानवीय जाति पर कलंक है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने आरोपी पर एक्शन भी शुरू कर दिया। प्रवेश शुक्ला नाम के शख्स को जिस तरह कॉलर पकड़कर पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है, उससे समझा जा सकता है उसके खिलाफ शासन प्रशासन का रवैया कैसा है। प्रवेश शुक्ला के अपराध की सजा उसके परिवार को भी झेलनी पड़ी। बीजेपी विधायक के करीबी बताए जा रहे शख्स के घर बुलडोजर एक्शन भी हो चुका है। वीडियो वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ा। इसके बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एनएसए के तहत कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला और अब हमदर्दी। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, जिस आदिवासी का अपमान हुआ हमने उसका सम्मान किया है और जिसने वारदात को अंजाम दिया उसे कड़ी सजा दी जा चुकी है। जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को हाथ से जाने देना नहीं चाहती। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह चौहान पश्चाताप नहीं, कैमरे के सामने नौटंकी कर रहे थे। नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते। उनको मतलब कैमरा से था। ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर ली है, अब ये चलने वाली नहीं है। इधर कांग्रेस के नेता पीड़ित के घर पहुंचकर उसे न्याय दिलाने का आश्वासन भी दे रहे हैं। जल्दी उनको घर लेकर आएंगे, वो जहाँ भी हैं। पीड़ित की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए, अपने आदिवासी के लिए, अपने परिवार को भी हम सब
दूसरी ओर पीड़ित मुख्यमंत्री के साथ पेड़ लगाकर पेड़ों को पानी दे रहा है। आदिवासी दशमत ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब उसे शिकायत नहीं। हमारे मंत्री ने संघ में फूल लगाए हैं, हमारे परिवार से बात की है, हमको यही अच्छा लगा। हम सर बहुत दूर से आ रहे हैं, साहब से मिल के अब जा रहे हैं घर जी, और कुछ नहीं कहना है। राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने आदिवासी के उत्पीड़न पर एक्शन लिया। विपक्ष कहता है ये सिर्फ नाटक है, लेकिन सच्चाई ये है कि साल चुनावी है, इसलिए बीजेपी मुद्दे का हल चाहती है और कांग्रेस चाहती है मुद्दा जिंदा रहे, ताकि इसका बीजेपी को सियासी नुकसान और उसको फायदा हो। भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आपको बताते हैं क्यों मध्य प्रदेश में आदिवासी का मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए इतना बड़ा है कि बीजेपी के सीएम आदिवासी के चरण पकड़ रहे हैं और कांग्रेस इतना कुछ करने के बावजूद इसे नाटक बता रही है। इसके सबसे बड़ी वजह है मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक की ताकत। मध्य प्रदेश में कुल 1,53,00,000 से ज्यादा आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 21.1% है और देश में कुल आदिवासियों की आबादी की अगर बात करें तो 14% मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश में इस वोट बैंक के प्रभाव की बात करें तो 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित होती हैं। इन सीटों पर अभी कांग्रेस का दबदबा है। कांग्रेस ने 2018 विधानसभा चुनाव में 47 में से 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं एक सीट निर्दलीय को मिली थी। यानी अगर आदिवासी नाराज हुए तो किसी भी पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। और चलिए अब बात करते हैं एनसीपी के अंदर चाचा भतीजा के बीच चल रही जंग की, जिसमें अब कटप्पा और बाहुबली जैसे किरदार भी दिखने लगे हैं। और इस जंग का दायरा महाराष्ट्र से आगे बढ़कर दिल्ली तक आ चुका है। आज शरद पवार ने दिल्ली में एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके अपनी ताकत दिखाई। सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल समेत शपथ लेने वाले 9 विधायकों को एनसीपी से बाहर का रास्ता दिखाने का ऐलान किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पवार से मुलाकात की और उनका समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ अजीत गुट भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है और पार्टी के नाम और निशान की लड़ाई चुनाव आयोग में लड़कर जीतने का दावा कर रहा है। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। महाराष्ट्र में कभी शरद पवार की पार्टी रही एनसीपी पर उनके भतीजे अजीत पवार कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली में शरद पवार गुट की बैठक से पहले अजीत पवार का साथ दे रहे प्रफुल्ल पटेल को कटप्पा और शरद पवार को बाहुबली दिखाने वाला पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर के जरिए प्रफुल्ल पटेल को गद्दार दिखाने की कोशिश की गई। पोस्टर में शरद पवार पर प्रफुल्ल पटेल को पीछे से हमला करते दिखाया गया। ये पोस्टर बता रहा है कि शरद पवार और उनके बच्चे खुचे समर्थक अपनी लड़ाई किस लाइन पर लड़ने वाले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर इस तरह से जो पोस्टर वॉर शुरू हो गए हैं, वो अपने आप में कई बातें बताने के लिए काफी है। #गद्दार के नाम से ये पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पोस्टर में शरद पवार को कहीं ना कहीं बाहुबली बताने की कोशिश की गई है और वहीं प्रफुल्ल पटेल को कटप्पा, यानी किस तरीके से कटप्पा ने धोखे से बाहुबली को मारा था, वो तस्वीर आज एक बार फिर से देखने को मिल रही है। और जो संदेश देने की कोशिश की गई है, उस संदेश में साफ तौर पे कहा गया है कि सारा देश देख रहा है अपनों में छुपे गद्दारों को। इसके अलावा भी दिल्ली में कई पोस्टर लगे, जिन कार्यकर्ताओं के शरद पवार के साथ होने की बात कही गई। लेकिन दिल्ली में लगे पोस्टर और मुंबई की हकीकत में अभी थोड़ा फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि मुंबई की बैठकों के दौर में अजीत दादा ने अधिक विधायकों को इकट्ठा करके अपनी ताकत दिखा दी थी। पवार साहब एक देश भर में कहीं भी जा सकते हैं, महाराष्ट्र में तो जरूर जा सकते हैं, वो अपनी अपनी बात रखेंगे। अजीत दादा ने भी कहा हाँ कि वो जहाँ जहाँ जाएंगे, जो सवाल वो उठाएंगे उनका खुलासा जो है हम 2-3 दिन बाद में जाकर वहाँ करेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में एनसीपी की चुनावी लड़ाई में शिकस्त खाते दिख रहे शरद पवार ने दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई है। दिल्ली में शरद पवार ने एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और जिस बात की उम्मीद थी उसका ऐलान भी किया। दिल्ली मीटिंग के बाद बताया गया कि एनसीपी की सारी कमेटियां शरद पवार के साथ हैं। इसके अलावा एनसीपी ने बागियों पर एक्शन का ऐलान भी किया है। पार्टी को
ठेस फंसाने का काम कुछ साथियों ने किया, इससे फिर मजबूती से पार्टी को खड़ा करना, आगे ले जाना और अच्छी स्थिति पर लाना, ये मानसिकता हमारे सभी साथियों की थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं। फिलहाल चाचा और भतीजा के बीच यार गद्दार पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन असली लड़ाई पार्टी के नाम और निशान की है। दोनों पक्षों का दावा है ये उनके पास ही रहेगा। अजित पवार गुड भी कॉन्फिडेंट है और चुनाव आयोग में फैसला होने की बात कर रहा है। ये इलेक्शन कमीशन लेगा, उनकी मीटिंगें होगी, बैठक होगी, इनकी भी बैठक होगी, और कौन सी बैठक सही है और गलत है इसका फैसला ना तुम करोगे ना मैं करूंगा, करेगा इलेक्शन कमीशन। अजित पवार गुट की तरफ से उस बात का जवाब भी दिया गया है जिसमें शरद पवार की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि अजित पवार ने उनसे बात नहीं की। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पूरे विवाद पर बयान देते हुए सबसे पहले अपने इस्तीफे की बात को खारिज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के आगे जाने की बात कही। ट्रिपल इंजन की सरकार को महाराष्ट्र के लिए जरूरी बताया और अपनी सरकार मजबूत होने की वजह से विपक्ष की टेंशन बढ़ने की बात कही। हमारे महाराष्ट्र सरकार ने जो विकास के काम किए, मैंने देवेंद्र जी ने पिछले साल में, इससे वो प्रभावित हो गए, उन्होंने विकास को साथ दिया है और पिछले साल में इतने बड़े पैमाने पर विकास हुआ है इस राज्य में कि वो अजीत दादा ने खुद ही स्वीकृत किया है कि ये विकास भी हुआ है और विकास को हम साथ दे रहे हैं। और राज्य में डबल इंजन की सरकार जो हम कहते हैं, अजीत दादा के भी वही विचार है, तो इसीलिए वो साथ में आए हैं। फिलहाल भतीजे ने मुंबई में तो चाचा ने दिल्ली में दम दिखाया है। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शरद पवार की पावर का जवाब अजित गुट कैसे देगा, इसका एनसीपी की लड़ाई पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।